हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका 5 टॉपिक के अंतर्गत जो है कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आप लोग उसके नहीं देखें तो जाकर के उसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और समझने के बाद जो है क्या कीजिए कि आपको जो है उससे सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको पूर्णतः क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, तो मैं उसको जो पूरा इस वीडियो में, ठीक है ना, पूरे टॉपिक को कवर किया गया है। जा करके देखिए, समझिए, और जहाँ आपको दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक हम लोगों का शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, उस टॉपिक का नाम क्या है तो वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि श्वसन के बारे में। ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी है जिसमें हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर 2 जो श्वसन है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करना है। चलिए, ये हमारा हो गया, लोगो हो गया कोचिंग का, IQ क्लासेस का जो आपको यूट्यूब पे जो लोगो दिख रहा है यही लोगो है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ श्वसन के बारे में। हम लोग समझेंगे कि श्वसन हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिन देर किए मैं इसे शुरू करता हूँ। बोलता है कि श्वसन जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, मतलब कि जैव प्रक्रम जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रकार का नियम है। ठीक है ना, श्वसन शब्द के आते ही भ्रम पैदा हो जाता है क्योंकि श्वसन 2 तरह का होता है। ठीक है, मतलब जो श्वसन शब्द का जैसे ही हम लोग को दिमाग में आता है तो श्वसन को शब्द को सुन करके हम लोग संकोचित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि श्वसन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 2 भागों में कैसे कैसे बांटा गया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे बोलता है कि श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन, मतलब कहीं हम बताए कि श्वसन को जो है 2 तरह से डिवाइड किया गया, 2 तरह में बांटा गया है। तो पहला होता है श्वसन, ठीक है ना, और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है, दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। बोलता है यदि केवल श्वसन कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है श्वास लेना तथा छोड़ना। मतलब कि अगर आपसे कोई बोले कि श्वसन क्या है, ठीक है ना, तो उसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता है क्या, तो सांस लेना, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं तथा सांस छोड़ते हैं उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। हम लोग उससे क्या बोलते हैं, हम लोग उस क्रिया को बोलते हैं श्वसन। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अब श्वसन, अगर कोई पूछे कि श्वसन क्या होता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब मैं पेन ले लिया। अब बोलता है कि यदि शरीर विज्ञान के अंतर्गत, मतलब कि यदि शरीर विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, इस श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, पहले मैंने देखा कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना तथा सांस छोड़ना, लेकिन बाद में बताया गया कि शरीर विज्ञान के अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि लेना और छोड़ना वही चीज़ है। ठीक है ना, आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हम लोग जब सामान्य स्तर पर जानते हैं कि श्वसन मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर करना। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया है। तो आगे बोलता है जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, हम सांस, नाक और मुंह दोनों से हमें सांस लेना चाहिए। ठीक है ना, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं। क्या करते हैं, मतलब कि हम लोग इस वायुमंडल में जितने भी गैस होता है हम लोग उसे अंदर करते हैं, लेकिन नाक में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ही अंदर करते हैं। ठीक है ना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है बाहर में छोड़ देते हैं।
इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसके आगे में क्या क्या बताया गया है इसमें, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब मैं इसको पेन ले लेता हूँ और पेन लेने के बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बोलता है कि जब कोशिकीय श्वसन, जिसे भी केवल श्वसन भी कहा जाता है, मतलब कोशिकीय श्वसन को भी क्या कहते हैं, तो उसे भी जो है श्वसन ही कहा जाता है। एक चयापचयी मेटाबॉलिक, ठीक है ना, प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया है, मतलब कि यह जो है एक चयापचयी प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होती है, ठीक है ना। मतलब कि मेटाबॉलिक जो होता है ना, वो हमारे जीवों की कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय जो है मेटाबॉलिक जो है बढ़ जाता है, उसका रेट हाई हो जाता है, ठीक है। जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा, मतलब पोषक तत्वों का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो ऊर्जा के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अर्थात लिखा अर्थात जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। साफ है कि इसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। मतलब कि हम लोग जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो अंदर क्या होता है कि अंदर में ग्लूकोज के रूप में जाकर के टूट जाता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज के रूप में टूटने के बाद हमें जो है ऑक्सीजन में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बोला कि ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलता है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बारे में मैं आगे देखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए तो अब मैं इसे एक बार क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर जो हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ से पेन चूज कर लिया, ठीक है। अब पेन चूज करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। एक क्या हो गया, चलिए आगे हम लोग का अब देखते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो है प्राप्त करने में, मतलब कि पोषक तत्वों का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं श्वसन, मतलब रेस्पायरेशन तथा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। कुछ समझने में भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रायः भ्रम इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि दोनों ही प्रक्रियाओं को श्वसन से ही संबोधित किया जाता है। हालांकि जंतुओं में कोशिकीय श्वसन के लिए श्वसन आवश्यक है, ठीक है ना। मतलब कि जंतुओं में क्या होता है, तो जंतुओं में कोशिका श्वसन के लिए श्वास लेना मतलब कि आवश्यक होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे में क्या है। तो आगे में बोलता है यहाँ श्वसन से तात्पर्य है कोशिकीय श्वसन। याद रखेंगे कि श्वसन से तात्पर्य क्या है, तो श्वसन से तात्पर्य है कोशिकीय श्वसन के बारे में, ठीक है। अब इस थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बोलता है कि श्वसन अर्थात कोशिकीय श्वसन की परिभाषा प्रतिक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा, मतलब कि इनर्जी, ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है ना, प्राप्त करते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर से समझेंगे, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आपको इसको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि श्वसन से तात्पर्य है कोशिकीय श्वसन। क्या तात्पर्य है, श्वसन से तात्पर्य है कोशिकीय श्वसन, जो लिखा हुआ, ठीक है ना। अर्थात कोशिकीय श्वसन की परिभाषा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करते हैं, श्वसन कहलाता है। याद रखें कि श्वसन का मतलब होता है पोषक तत्वों से एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, उसे हम लोग रेस्पिरेशन अर्थात कि श्वसन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। आगे बोलता है कि श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, मतलब कि सेल के अंदर होती है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वो कोशिका के अंदर होती है। इस प्रक्रिया में एक रासायनिक प्रतिक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब कि केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जिसमें जीवों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जिसमें जीवों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा, बायोकेमिकल एनर्जी, कौन सा, बायोकेमिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता
है, ठीक है ना। कौन सा एनर्जी? तो जीवों से जो है पोषक तत्वों से जैव रासायनिक क्रिया मतलब कि बायोकेमिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आगे देखता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब आगे बोलता है कि इस प्रतिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट मतलब कि इस प्रतिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट से भोजन प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इस प्रतिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट से जो भोजन से प्राप्त होता है का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है? मतलब कि भोजन जो प्राप्त होता है उससे ऑक्सीकरण होता है, और जिससे ऑक्सीकरण से क्या निकलता है? तो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों को संपन्न करने में किया जाता है। आप समझिए कि हम लोग जो लाइफ प्रोसेस पढ़े थे उसमें बोला गया कि जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है उस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मतलब कि उस हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उसी के द्वारा हम लोग जैव प्रक्रम मतलब कि लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस हमारे अंदर जो कोशिकाएं बन रहे हैं, कोशिकाएं टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, ठीक है ना, टूटे फूटे को मरम्मत करने में जो क्रिया होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम को संपन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में बोलता है कि श्वसन की, अब देखेंगे श्वसन के प्रकार के बारे में, ठीक है। बोलता है कि श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वह 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। आप देखते हैं कौन कौन प्रक्रिया होता है भाई। तो बोलता है कि पहले चरण में विघटन पायरुवेट अम्ल में होता है, ठीक है ना। पहले चरण में क्या होता है कि विघटन मतलब कि पायरुवेट जो होता है वो अम्ल में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6 परमाणु तथा पायरुवेट अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। याद रखेंगे कि ग्लूकोज के अणु में क्या होते हैं कि इसमें जो है कितने कार्बन के 6 अणु मिलते हैं, ठीक है ना। तथा पायरुवेट में क्या होता है कि पायरुवेट में आपका क्या होगा कि इसमें जो है अम्ल में कार्बन के कार्बन के जो है इसमें 3 मतलब ऊपर वाला में ग्लूकोज के साथ में कार्बन के 6 परमाणु और पायरुवेट में कार्बन के साथ में 3 परमाणु होते हैं। अब आगे क्या होता है? आगे बोलता है कि ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि पहले चरण में विघटन पायरुवेट अम्ल में होता है, ठीक है ना। और अम्ल में होने के बाद ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं तथा पायरुवेट अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि दूसरे चरण में मतलब पहला चरण का बात हुआ, अब है दूसरा चरण, ठीक है ना। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि दूसरे चरण में पायरुवेट अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। मतलब कि दूसरे चरण में पायरुवेट अम्ल का विघटन कहाँ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है ना। तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है। मतलब कि दूसरे चरण में क्या होगा? पायरुवेट अम्ल का विघटन या तो कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में होता है, ठीक है ना। जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। किसकी अनुपस्थिति में? जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज है कि यह प्रक्रिया किण्वन के समय ईस्ट में होता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? किण्वन के समय ईस्ट में होता है। आप हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग के जो जोड़ में मतलब कि ठेहुना में बॉडी में जो दर्द होता है, ठीक है ना, हड्डी में जो दर्द होता है वो किसके कारण? लैक्टिक अम्ल अर्थात लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है ना। क्योंकि यह जो है जब यह वायु की अनुपस्थिति में यह क्रिया होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग को जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है, ऐंठन या फिर दर्द महसूस होता है, ठीक है। आगे बोलता है कि यह पायरुवेट का विघटन यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं? इस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल जो है विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। बोलता है कि पायरुवेट का विघटन ऊष्माक्षेपी है। पायरुवेट का विघटन कैसा है? ऊष्माक्षेपी है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक होता है, अतः इसमें ऊर्जा निकलती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा एटीपी किस रूप में? प्राप्त ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, जिसे आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाता है। क्या करते हैं? जिसे आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसे जो है छोड़ देते हैं, ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या होता है जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसमें देखता हूँ कि जो ईस्ट में होता है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। अब इसमें है कि इसमें ऊर्जा निकलती है, इससे ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार इसे छोड़ा जाता है, ठीक है ना। श्वसन का यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, तो यह जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो विधि है, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोलता है कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर होते, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका अर्थात कि सेल के अंदर होती है, ठीक है ना, तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है, इससे मतलब कि सेल के जो अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है ना। अतः इसे कोशिका का ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका का घर, ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है क्या कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें आगे क्या है, आगे बोलता है कि भिन्न जीवों में श्वसन की प्रक्रिया भिन्न तरह से, मतलब कि अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न होती है, ठीक है ना। क्या होती है, संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब आगे देखने कि दो भाग कौन कौन है, तो पहला होता है अवायवीय श्वसन अर्थात इनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें अध्ययन करें किसके बारे में, तो अब हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं अवायवीय श्वसन, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं, बोलता है कि अवायवीय श्वसन बोलता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन, मतलब क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें जो श्वसन होगा वह अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग दो नाम से जानते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सीडेशन बोलते हैं, अनॉक्सी, ठीक है ना, अवायवीय को। यह प्रक्रिया किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है, मतलब कि लैक्टिक अम्ल कब बनेगा, जब यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, तब जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब हो गया कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं वायवीय श्वसन, अर्थात हम लोग ऑक्सी रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। तो बोलता है एरोबिक में या फिर ऑक्सी रेस्पिरेशन सब एक ही का नाम है, ठीक है। तो बोलता है कि वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन, मतलब कि वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य होता है उसे बोलते हैं हम लोग वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वायवीय श्वसन, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे इसके में क्या क्या बताया गया उसके बारे में देखते हैं। बोलता है कि वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन की प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। क्या करता है कि श्वसन की प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे पूछेगा कि अधिक ऊर्जा कब प्राप्त होता है, तो अधिक ऊर्जा उसमें प्राप्त होगा जब वायु की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो क्या होगा, अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आगे क्या बताया गया है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलता है कि हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। पूछेगा कि मनुष्य में जो श्वसन होता है कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन, तो हम लोग को बोलना कि नहीं, हम लोगों में ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी रेस्पिरेशन अर्थात कि वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोलता है कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विघटन, ठीक है ना। हम लोग इसमें कुछ चित्र में आप लोग ऐड किया जिसमें दिखाया कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते
हैं। देखिए अभी मैं जो बताया था ऊपर में उसी का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। ग्लूकोज कार्बन के साथ में 6 अणु होते हैं, ठीक है ना। कोशिका द्रव में आता है। पायरुवेट में कितने होते हैं, 3 बार में पायरुवेट में 3 अणु होते हैं, ठीक है ना। अणु प्लस ऊर्जा में टूटता है। और इसके बाद क्या होगा, इसमें किसमें हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अभाव हमारे पेशी कोशिका में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, कार्बन के 3 परमाणु बनेंगे, ठीक है ना। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा अर्थात कार्बन के 2 अणु बनते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। कब, जब जो है ग्लूकोज का विघटन होता है तब यह प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोगों के पैर के मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को दर्द महसूस क्यों होता है पैर के मांसपेशियों में, मसल्स में, उसके बारे में अध्ययन करना। तब बोलता है कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। मतलब हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना, तो दौड़ने से में हमारे शरीर के मांसपेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या जाता है, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में अभाव हो जाता है, ठीक है ना, अभाव हो जाता है। और इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो इसमें पायरुवेट अम्ल का जो विखंडन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट की स्थिति में हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब यह क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्या है, तो आगे बोलता है कि लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे कि लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल निर्माण होने के कारण हमारे पेशियों में, मांसपेशियों में क्या होने लगता है, तो उसमें जो है दर्द होने लगता है। तो हमें आशा है कि आप लोग को पता हो गया होगा कि हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि जब यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है ना, तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल अम्ल के कारण हमारे पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है। आराम करने या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर इथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ठीक है ना, मतलब हम लोग आराम कर लेंगे या फिर तेल का मालिश कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जो है विघटित होकर इथेनॉल या फिर जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। देख लिए कि कैसे इसमें परिवर्तित होता है, तो इथेनॉल या फिर जल में क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोलता है कि जिससे पेशियों में होने वाला दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है तथा हमें आराम मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि जब लैक्टिक अम्ल का विघटित होकर इथेनॉल या जल में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, जिससे पेशियों में होने वाले दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है तथा हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को जो है आराम मिलता है, ठीक है ना। हम लोग इसमें और देखते हैं कि बोलता है गैसों का आदान प्रदान मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि गैसों का आदान प्रदान में चूंकि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनिवार्य है, ठीक है ना। मतलब कि बोलता है कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वायवीय श्वसन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब बोलता है इसमें क्या बोलता है कि अतः वायवीय जीव मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म में को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। मतलब कि हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को दिया गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है ना, और कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है, ताकि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन्हें हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो से हेल्पफुल हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा है उनको क्या कर देंगे मतलब कि बता देंगे तो और आपका भी अच्छा भलाई होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से शेयर करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, दूसरों को हेल्प करते रहें, ठीक है। अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ क्या, तो अब मैं अगले वीडियो में रेस्पिरेशन का ही पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है ना। क्या लाऊंगा, अब मैं अगले वीडियो में रेस्पिरेशन का पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें आप लोगों के बारे में विशेष जानकारी और देने वाला हूँ, इसके आगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये आज का क्लास इतना तक ही, ठीक है। बाय बाय,
गुड इवनिंग। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप देखिए, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मैं आप लोगों के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू।